कहानी की शुरुआत होती है और हम एक राजकुमारी को देखते हैं जो बेहोश होती है। जैसे ही उसे होश आता है तो राजकुमारी अपने हाथों को जंजीरों से बंधा देखती है। फिर उसे कुछ याद आता है जहां उसे जहर देकर बेहोश किया गया था और अब वह वहां कैद में थी। अचानक से उसे पास आते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वह तुरंत सतर्क होकर ऐसा दिखाने लगती है जैसे वो अब भी बेहोश है और वह उसी स्थिति में लेट जाती है जैसे पहले थी। फिर दो सैनिक कमरे के अंदर आते हैं और तभी राजकुमारी उन पर हमला कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि वह एक कुशल योद्धा है। वह दोनों सैनिकों से जमकर लड़ाई करती है और उन्हें आसानी से हरा देती है। फिर उसे बंदी बनाकर उसी कमरे में बंद कर देती है और अगले कमरे की ओर जाती है। वहां से वह नीचे की ओर देखती है जहां एक अन्य राज्य का राजकुमार जूलियस ने उसके माता पिता और छोटी बहन को कैद कर रखा था। यहाँ से कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चलता है कि राजकुमारी और जूलियस की शादी तय हुई थी। हालांकि जूलियस एक अच्छा इंसान नहीं था और राजकुमारी को भी वह बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर शादी के दिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया और वहां से भाग गई। इस अपमान का बदला लेने के लिए जूलियस ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसके परिवार को बंदी बना लिया। उसका अंतिम उद्देश्य राजकुमारी को शादी के लिए मजबूर करना था ताकि वह उसके राज्य का राजा बन सके। राजकुमारी से विवाह करना अब जूलियस के लिए एक जुनून बन चुका था। अब हम वर्तमान समय में लौटते हैं जहां राजकुमारी कमरे से भागने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखती है उसका सामना एक भयानक लोहे का मुखौटा पहने गार्ड से होता है। फिर राजकुमारी साहसपूर्वक उसका मुकाबला करती है और अपने कौशल व हिम्मत से उसे भी हराने में कामयाब हो जाती है। इस बीच जूलियस अपने कमांडर से बात कर रहा होता है। वह उसे आदेश देता है कि जाकर देखा जाए कि राजकुमारी तैयार है या नहीं। फिर कमांडर अपने एक सैनिक को उसके पास भेजता है। यह सैनिक आम इंसानों से बड़ा और काफी ताकतवर होता है। राजकुमारी इस समय किले के ऊपरी हिस्से में होती है और किसी तरह नीचे जाने के लिए भागने की तरकीब सोच रही होती है। सबसे पहले वह अपने कमरे में वापस जाती है जहां से वह अपनी तलवार लेती है जो उसके मास्टर ने उसे दी थी। बचपन से ही उसके गुरु ने उसे युद्ध और तलवारबाजी की शिक्षा दी थी। हालांकि उसके पिता इस बात से सहमत नहीं थे कि वह तलवारबाजी सीखे। उनका मानना था कि युद्ध की कला या तलवारबाजी का गुण केवल बेटे के लिए सही है, लेकिन राजकुमारी ने खुद के अभ्यास की वजह से ही आज खुद को एक योद्धा के तौर पर साबित कर दिया। फिर कमांडर का भेजा हुआ पहरेदार उसे खोजते हुए आता है। उनके पकड़ से बचने के लिए राजकुमारी तुरंत खिड़की के बाहर दीवार से नीचे लटक जाती है और तब तक वहीं छिपी रहती है जब तक पहरेदार वहां से चले नहीं जाते। फिर जैसे ही रास्ता साफ होता है वो वापस ऊपर चढ़ती है और एक पर्दे के पीछे छिपकर धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ती है। फिर एक छोटी सी दरार से वह जूलियस के कमरे में झांकती है जहां वह जूलियस को उसकी प्रेमिका के साथ देखती है। यह देखकर उसे पता चलता है कि जूलियस अपने करीबी सहयोगी के साथ विश्वासघात कर रहा है। राजकुमारी इस मौके को भुनाने का फैसला करती है और दरार से अपनी तलवार निकालकर जूलियस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी समय एक पहरेदार अंदर आ जाता है और जिस वजह से राजकुमारी जूलियस को मार नहीं पाती। फिर पहरेदार जूलियस को सूचना देता है कि राजा ने उसे बुलाने का आदेश दिया है। जूलियस तुरंत वहां से चला जाता है और राजकुमारी तेजी से पीछे हटती है। फिर वो दीवार में बनी एक छोटी सी खुली जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वह बाहर चढ़ती है एक विशाल और ताकतवर पहरेदार उसका रास्ता रोक लेता है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पहरेदार की अपार ताकत के बावजूद राजकुमारी अपनी युद्ध कला का इस्तेमाल करके उसे हरा देती है और अंत में उसे ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक देती है। नीचे गिरते ही पहरेदार वहीं गिरता है जहां जूलियस खड़ा होता है। स्थिति को भांपते ही जूलियस को शक हो जाता है और वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे किले के हर कोने की तलाशी ले और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पकड़कर उसके सामने लाए। सैनिक ऊपरी मंजिल की ओर दौड़ते हैं और जल्द ही राजकुमारी का पता लगा लेते हैं। वह खुद को बचाने के लिए उनसे मुकाबला करती है और एक के बाद एक कई सैनिकों को हरा देती है, जिससे उसकी अद्भुत युद्ध कला यहाँ फिर से साबित हो जाती है। हालांकि सैनिक भारी संख्या में उससे लड़ने लगते हैं। आखिरी कोशिश में राजकुमारी एक सैनिक को पकड़ती है और ऊपरी मंजिल से छलांग लगा देती है और उस सैनिक का इस्तेमाल एक गद्दी के रूप में करती है। इस वजह से वह खुद सुरक्षित उतर जाती है जबकि सैनिक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तब तक वहाँ और भी सैनिक भागकर आ जाते हैं, जिनमें से एक सैनिक अचानक राजकुमारी पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए वह एक खिड़की से बाहर कूद जाती है और हवा में लटकते हुए एक कपड़े को पकड़ लेती है। वह तुरंत पास के कमरे में खिड़की के रास्ते से अंदर
आ जाती है, लेकिन गिरने की वजह से उसे गंभीर चोटें आती है। जैसे ही वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। सावधानी बरतते हुए वह तुरंत उस पर हमला कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि सामने कोई सैनिक नहीं बल्कि उसे तलवारबाजी का गुण सिखाने वाली उसकी खुद की मास्टर है। राजकुमारी की गंभीर चोटों को देखकर तुरंत उसका इलाज शुरू कर देती है। राजकुमारी अपने मास्टर को देखते हुए हैरान होकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी मास्टर समझाती है, मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि तुमने प्रिंस जूलियस से शादी करने से इनकार कर दिया था। उसने हमारे राज्य पर हमला कर दिया और दरिंदगी से बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या भी कर दी। यह सुनकर राजकुमारी गहरे दुख से भर जाती है और इस त्रासदी के लिए खुद को दोषी मानती है, लेकिन उसकी मास्टर उसे सांत्वना देती है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब उस दरिंदे जूलियस ने किया है। इसके बाद मास्टर उसे एक सीक्रेट जलमार्ग के बारे में बताती है जो उन्हें किले से बाहर निकाल सकता है। फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और आखिरकार रसोई में पहुँचते हैं, जहाँ जूलियस के कुछ सैनिक एक महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे। फिर बिना किसी झिझक के राजकुमारी और उसकी मास्टर सैनिकों पर हमला कर देती है और उस महिला को उनसे आजाद कराते हुए उसे भागने के लिए कहती है। दोनों लड़कियां अत्यंत कुशल योद्धा होती है और वे जल्दी ही सैनिकों को हरा देती है। तभी जूलियस की प्रेमिका मायरा वहां पहुंचती है। मायरा भी एक कुशल योद्धा होती है और उसके पास एक खतरनाक चाबुक जैसा हथियार होता है। वह गुस्से से हमला करती है और अपनी चाबुक राजकुमारी की गर्दन पर लपेटकर उसे हवा में उठा देती है। मास्टर ये देखकर तुरंत मायरा से लड़ाई में भिड़ जाती है और अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करती है। इस घमासान लड़ाई के दौरान मास्टर मायरा को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे मायरा की पकड़ ढीली हो जाती है और राजकुमारी आजाद हो जाती है। फिर लड़ाई और तेज हो जाती है और मास्टर चतुराई से वहां आग लगा देती है, जिससे मायरा एक कोने में फंस जाती है, जिससे राजकुमारी और उसके मास्टर को भागने का मौका मिल जाता है। दोनों जल मार्ग के बाहर निकलने के गेट की ओर बढ़ते हैं। जलमार्ग के अंदर प्रवेश द्वार पर मास्टर राजकुमारी से कहती है, अब से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा, क्योंकि मायरा हमारे पीछे आएगी और मुझे उसे रोकना होगा। राजकुमारी मास्टर को ऐसा करने से मना करती है और उसे छोड़कर जाने से इनकार करती है, लेकिन मास्टर जीत पर अड़ी रहती है और कहती है कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। फिर भारी मन से राजकुमारी सहमत हो जाती है और जलमार्ग के रास्ते आगे बढ़ती है। जलमार्ग उसे एक झील के पास बने एक बड़े जेल तक ले जाता है, जहां उसका पूरा परिवार कैद किया हुआ था। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां 3 पहरेदार तैनात हैं। वे पहरेदार शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे और पूरी तरह लापरवाह थे। इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी तेजी से उन पर हमला कर देती है। अपने अद्भुत युद्ध कला का इस्तेमाल करते हुए वह पहरेदारों को संभलने का मौका ही नहीं देती और उन पर पूरी ताकत से हमला कर देती है। वह एक एक करके सभी को हराती है और दुश्मनों को पलटवार करने का कोई मौका नहीं देती। वही उसके पिता यानी राजा यह सब देख रहे होते हैं। वही पिता जो कभी नहीं चाहते थे कि राजकुमारी युद्ध कला सीखे। उनका मानना था कि उसे सिर्फ एक सभ्य महिला की तरह व्यवहार करना चाहिए। सभी पहरेदारों को हराने के बाद राजकुमारी अपने परिवार को छुड़ा लेती है और उन्हें कारागार से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाते, सैनिकों का एक बड़ा दल वहां आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। सभी सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और राजकुमारी उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा सैनिक होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को जूलियस के कमरे में देखती है। उसका पूरा परिवार, जिसमें उसके माता पिता और छोटी बहन शामिल थी, वे सभी वहां पहले से ही मौजूद थे। वहीं उसकी मास्टर को भी जूलियस के सैनिक वहां पकड़कर लाते हैं। राजकुमारी जूलियस की ओर गुस्से से देखती है और कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और बहुत जल्द तुम्हें मार डालूंगी। उसे ऐसा कहता देखकर जूलियस गुस्से से मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी छोटी बहन से शादी करूंगा, लेकिन किसी भी तरह मैं राजा बनकर ही रहूंगा। इसके बाद वह अपने सैनिकों को राजकुमारी की हत्या करने का आदेश देता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजकुमारी अपनी मास्टर को इशारे से संकेत देती है कि वह उसकी छोटी बहन को लेकर वहां से भाग जाए। जैसे ही सैनिक उसकी ओर बढ़ते हैं, राजकुमारी अचानक पूरे जोश के साथ उन पर हमला कर देती है। उसकी ऐसी साहसी कदम की वजह से वो अपनी मास्टर को मौका दे देती है कि वह उसकी छोटी बहन को लेकर वहां से
से भाग जाए। खैर, उसकी छोटी बहन को लेकर मास्टर तो भागने में कामयाब हो जाती है, पर सैनिक राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और उसे एक खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। वह बंधी हुई और बेहोशी के साथ पानी में गिरती है। फिर कुछ सेकंड बाद वह होश में आती है और महसूस करती है कि वह गहराई में डूब रही है। तभी एक एहसास उसे झकझोर देता है और उसे याद आता है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने परिवार और अपने राज्य को बचाना होगा। पानी में उसे कांच का एक टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे वह बड़ी मशक्कत से पकड़ती है और उसकी मदद से अपने हाथों की रस्सियां काट लेती है। इसके बाद वह तैरकर जल्दी से पानी के ऊपर आती है और फिर गहरी सांस लेती है। अपने राज्य और परिवार को बचाने की बात से प्रेरित होकर एक अटूट संकल्प के साथ वह चुपके से फिर से किले में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वह सावधानी से आगे बढ़ती है, एक पहरेदार उसके सामने आ जाता है। फिर ठीक उसी समय उसकी छोटी बहन, जो पहरेदार के पास एक बड़ी मूर्ति के पीछे छुपी हुई थी, तेजी से मूर्ति को धक्का दे देती है, जिससे मूर्ति पहरेदार के ऊपर गिर जाती है और वह तुरंत मर जाता है। राजकुमारी ये देखकर चौंक जाती है, लेकिन वह अपनी बहन से मिलकर राहत महसूस करती है। कुछ ही पलों बाद उसकी मास्टर भी वहाँ पहुँचती है और उसे देखकर राजकुमारी की खुशी और बढ़ जाती है। तीनों एक अंडरग्राउंड कमरे में पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे हथियार और कवच भरे थे। राजकुमारी और उसकी मास्टर युद्ध की तैयारी करती है। वो दोनों कवच पहनती है और तलवार व ढाल से लैस हो जाती है। राजकुमारी अपनी छोटी बहन की ओर देखती है और कहती है, तुम यहीं रहो, बाहर जाना बहुत खतरनाक है। उसकी बहन थोड़ी अधूरे मन से मान जाती है और राजकुमारी अपनी मास्टर के साथ बाहर लड़ने के लिए निकलती है। इधर बाहर वे दोनों जूलियस की सेना का सामना करती है। राजकुमारी बहुत ही बहादुरी से लड़ती है और अपने मास्टर के साथ मिलकर दुश्मनों को एक के बाद एक मार गिराने लगती है। जल्द ही लड़ाई की खबर जूलियस तक पहुंचती है कि राजकुमारी अभी भी जिंदा है। वह गुस्से में और अधिक सैनिकों को भेजता है और सख्त आदेश देता है कि राजकुमारी और उसकी मास्टर को मार डालो, लेकिन उसकी छोटी बहन को किसी भी हालत में मेरे पास जिंदा लेकर आओ। इसी बीच छोटी बहन अपनी बचाव के लिए कवच पहन लेती है और एक चर्च की ओर जाती है, जहां उसके माता पिता को कैद करके रखा गया था। जूलियस ने पहले से ही जबरन शादी करने की तैयारी कर ली थी, ताकि वह छोटी बहन से शादी करके अपना ताज पक्का कर सके। इधर राजकुमारी की छोटी बहन चर्च के अंदर बंदी बने मास्टर के एक साथी को चुपके से आजाद कर देती है, लेकिन तभी जूलियस उसे देख लेता है और तुरंत पकड़कर चर्च के पादरी के पास घसीट कर ले जाता है। वह पादरी को शादी की रस्म शुरू करने का हुक्म देता है, ताकि वह राजा बनने की अपनी इच्छा पूरी कर सके। उधर चर्च के बाहर राजकुमारी और उसकी मास्टर ने पहले ही जूलियस के अनगिनत सैनिकों को हरा दिया था। फिर मास्टर अपने साथियों के साथ चर्च के गेट तक पहुंचती है, लेकिन तभी जूलियस की प्रेमिका मायरा अपने सैनिकों के साथ उनका रास्ता रोक लेती है। तब मास्टर के साथियों और मायरा की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। राजकुमारी अपनी बहन और माता पिता को बचाने के लिए चर्च में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा उसका रास्ता रोक लेती है। फिर दोनों के बीच भयंकर मुकाबला होता है। दोनों ही बेहतरीन योद्धा होती है, लेकिन आखिरकार राजकुमारी मायरा को हराकर उसे मार डालती है। मायरा के रास्ते से हटते ही राजकुमारी तेजी से चर्च के अंदर जाती है। अंदर घुसते ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। ये देखकर जूलियस राजकुमारी के पिता यानी राजा पर हमला करता है और उन्हें जान से मारने ही वाला होता है कि तभी मास्टर बीच में आ जाती है और जूलियस का सामना करने लगती है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच राजकुमारी चर्च के अंदर आती है और उसे लड़ाई का मंजर दिखाई देता है। वो ये भी देखती है कि लड़ाई के दौरान उसके मास्टर को जूलियस ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फिर दुख और गुस्से से भरकर राजकुमारी देखती है कि मास्टर के एक साथी उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। अब चर्च में सिर्फ राजकुमारी और जूलियस बचते हैं। दोनों के बीच भयंकर तलवारबाजी शुरू होती है। जूलियस एक खतरनाक योद्धा होता है और लड़ाई के दौरान राजकुमारी को घायल कर देता है। इन दोनों की लड़ाई चर्च के बाहर तक पहुंच जाती है, जहां जूलियस राजकुमारी को घुटने के बल गिरा देता है। वह थकी हुई और गंभीर रूप से घायल होती है। जूलियस अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए अपने जीत की घोषणा करता है और खुद को वहाँ का नया राजा घोषित करता है। वह घमंड से कहता है, अब से कोई भी मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। राजकुमारी, जो घायल और कमजोर लग रही थी, अपने मास्टर की एक सीख को याद करती है कि लड़ाई में हमेशा अपने दुश्मन पर नजर रखो और मौके का सही इस्तेमाल करो। वह अपनी बची हुई ताकत को समेटती है और सही मौके का इंतजार करती है। जूलियस अपनी जीत से अंधा होकर एक पल के लिए राजकुमारी से ध्यान हटा लेता है
फिर यही मौका देखकर राजकुमारी उसकी तलवार पकड़ लेती है और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती है, जिससे उसके बुराई का अंत हो जाता है। जूलियस की हार के बाद राजकुमारी अपने पिता के पास जाती है और उनका ताज वापस उनके सिर पर रख देती है। राजा, जिसने हमेशा एक बेटे की चाहत की थी, गर्व से अपनी बेटी की ओर देखता है और सबके सामने ये घोषणा करता है कि मेरी बेटी ही मेरी सच्ची उत्तराधिकारी है और आज से वह इस राज्य की शासक होगी। राजा सभी से कहता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती और इस राज्य की हर लड़की को अब लड़कों के समान अधिकार मिलेंगे। इससे खुश होकर राजकुमारी देखती है कि उसकी मास्टर अभी भी जिंदा है। वह खुशी से मुस्कुराती है और उसे गले लगा लेती है, यह जानते हुए कि उसने न केवल उसके परिवार को बचाया बल्कि पूरे राज्य को बचाने में अपनी पूरी जान दांव पर लगा दी। ये कहानी यही खत्म होती है। खैर, क्या बेटियों को सच में बेटे की तरह एक समान देखना चाहिए या राजा की तरह बेटी सिर्फ घर के कामकाज के लिए सही है? इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।